बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है त्रिभुज। त्रिभुज जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल। जैसा कि नाम से ही पता है, त्रिभुज, त्रि माने तीन और भुज माने भुजाएं, यानी जिसकी तीन भुजाएं हों। यानी साधारण भाषा में हम कह सकते हैं जिसकी तीन भुजाएं हों वो हमारा क्या होता है, त्रिभुज होता है। और त्रिभुज की हमारी परिभाषा क्या होती है, त्रिभुज तीन रेखा खंडों से बनी सरल बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। हमारे त्रिभुज की परिभाषा है, तीन रेखाखंडों से बनी सरल बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। परिभाषा को गौर से देखेंगे। सबसे तीन क्या, रेखाखंड। तो रेखाखंड कितने होंगे त्रिभुज में, तीन रेखाखंड होंगे। और वो कैसी आकृति होगी, सरल होगी और बंद होगी। ध्यान से समझना है, जब हम परिभाषा को ध्यान से समझेंगे तभी हम फैक्ट्स को अच्छी तरह जानेंगे और टॉपिक को अच्छी तरह समझ पाएंगे। देखिए रेखाखंड कितने हैं, तीन रेखाखंड होंगे और कैसे होंगे, सरल और बंद आकृति होगी। आकृति कैसी होगी, सरल और बंद आकृति होगी, तभी वो क्या कहलाएगा, हमारा त्रिभुज कहलाएगा। देखिए देखिए, एक दो तीन, तीन भुजाएं भी हैं और तीन भुजाएं इस तरीके से भी हैं। दोनों में अंतर देखिए, तीन रेखाखंड हैं, 1 2 3, इसमें भी है 1 2 3, लेकिन सरल आकृति भी है। देखिए सरल है लेकिन बंद नहीं है। कैसी, ये हमारी बंद नहीं है और ये हमारी बंद है। समझ में आया। यानी तीन रेखाखंड, 1 2 3, यानी अगर नामकरण कर दिया जाए तो ए बी सी, यानी ए बी बी सी और ए सी, ये तीन क्या है, हमारे रेखाखंड हैं। और कैसी आकृति है, हमारी सरल आकृति है। और कैसी है, हमारी बंद आकृति। देखिए बंद आकृति है और ये हमारी कैसी है, ये हमारी खुली आकृति है। यानी कहने का मतलब है, त्रिभुज किसे कहेंगे, त्रिभुज उसे कहेंगे जो तीन रेखाखंडों से बना हो और वो कैसी हो, सरल और बंद आकृति हो, तो वो हमारी त्रिभुज कहलाएगी। अब देखिए त्रिभुज में हम उसको, त्रिभुज को और थोड़ा जाने। ये देखिए, ये हमारा त्रिभुज है, ये त्रिभुज ए बी सी, ये हमारा त्रिभुज एबीसी है। और त्रिभुज एबीसी में देखिए कुछ चीजों को समझेंगे। सबसे पहले देखिए, ये जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं, ये कॉर्नर जो है, ये शीर्ष, ये क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं। ठीक है, ये क्या हमारे शीर्ष हैं। तो त्रिभुज के शीर्ष कितने होते हैं, त्रिभुज के शीर्ष, अगर त्रिभुजों के शीर्ष की बात की जाए तो त्रिभुजों के या त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष कितने होते हैं, तीन होते हैं। ठीक, त्रिभुज के शीर्ष कितने हैं, देखिए 1 2 और 3, ये तीन शीर्ष हैं। ये बिंदु रखा ना, ये बिंदु, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, यही हमारे क्या कहलाते हैं, त्रिभुज के शीर्ष कहलाते हैं। त्रिभुज के शीर्ष कितने हमारे होते हैं, तीन होते हैं। कौन कौन से, अगर ना कहा जाए कौन कौन से शीर्ष है इसमें, तो इसमें हमारा शीर्ष ए, ये वाला शीर्ष ए, और शीर्ष बी और शीर्ष सी। त्रिभुज के हमारे कौन कौन शीर्ष है, शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी।
शीर्ष हमारे हो गए। अब त्रिभुज में अब देखिए भुजा, तो त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज कितनी भुजा होती है? 3, 1, 2 और 3। इसमें भी देखिए 1, 2 और 3। अब इसकी भुजाएं कौन कौन सी देखिए, यहां से इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु तक ये भुजा है। इस भुजा का नाम ए से, बिंदु ए शुरू हो रही है, बिंदु बी तक जा रही है, तो भुजा का नाम क्या होगा? ए बी। तो इसमें कौन सी भुजा का नाम हो गया? भुजा ए बी। इसी प्रकार बिंदु बी से और सी तक एक भुजा है, इस भुजा का नाम क्या हो जाएगा हमारा? भुजा बी सी। इसी प्रकार बिंदु सी से ए तक या ए से सी तक, तो ये हमारी भुजा है। तो इस भुजा का नाम क्या होगा? ए सी या सी ए। ठीक है, भुजा सी ए। ध्यान देने वाली बात है कि भुजा ए बी यानी ए से लेकर बी तक है, तो भुजा बी से लेकर ए तक भी तो है। यानी भुजा ए बी अगर हम लिख दें या भुजा बी ए लिख दें तो भी बात एक, यानी ए बी लिख दें और बी ए लिख दें तो बात एक ही है। ए से लेकर बी तक की भुजा या बी से लेकर ए तक की भुजा। इसी प्रकार बी से लेकर सी तक की भुजा या सी से लेकर बी तक की भुजा, दोनों की माप एक ही आएगी। एक ही भुजा का नाम है सी से लेकर बी तक की सी बी। अगर भुजा बी सी कहें या भुजा सी बी कहें, बात हमारी एक ही है। इसी प्रकार सी ए कहें या ए सी कहें, वो भी बात हमारी एक ही है। यानी भुजा सी ए और भुजा ए सी दोनों एक ही है। हमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, हम समय में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ए सी अलग सी अलग, ऐसा नहीं है। इसलिए हमें समझना बहुत जरूरी है। ए सी का मतलब ए बिंदु से सी बिंदु तक की दूरी, ए बिंदु से सी बिंदु तक की दूरी, तो ये हमारी क्या है? ये ए सी है, ये भुजा हमारी ए सी। इसी प्रकार ए बी और बी सी, ये हमारे शीर्ष हो गए। शीर्ष हमारे 3 होते हैं। इसी प्रकार भुजा हमारी 3 होती हैं। और इसी प्रकार ये अंतःकोण, ये क्या कहलाएंगे? हमारे अंतःकोण, क्योंकि ये त्रिभुज के अंदर हैं। जो त्रिभुज के अंदर हैं, किसी भी आकृति के अंदर कोण होते हैं वो अंतःकोण कहलाते हैं, और बाहरी साइड में होते हैं वो बाह्य कोण कहलाते हैं। तो अभी हम अंतःकोणों पर चर्चा करेंगे सिर्फ। तो त्रिभुज के कितने अंतःकोण होते हैं? त्रिभुज के 3 अंतःकोण, 1, 2, 3। तो त्रिभुज के अंतःकोणों की बात करें तो त्रिभुज के 3 अंतःकोण होते हैं। कौन कौन से होंगे? देखिए, कोण यहां बन रहा है, ये वाला कोण की चर्चा करेंगे। तो ये बी बिंदु पर बन रहा है। कहां से? ए बी और ए सी, ये 2 भुजाएं हैं ए बी और ए सी। किस पॉइंट पर बनना है? कॉमन पॉइंट पर बी पे बनना है। तो ए बी सी कैसे पढ़ेंगे? ए बी सी, यानी जहां पर कोण बनना है उसको बीच में रखते हैं और ये कोण का सिंबल लगा देते हैं, कोण ए बी सी। ए बी सी, जहां भी कोण ए बी सी लिखा है इसका मतलब इस कोण की बात हो रही है। इसी प्रकार इस वाले कोण की बात करेंगे तो बी सी ए, जहां पर कोण बनेगा उसे बीच में रखेंगे। तो ये कोण का सिंबल लगा दें, कोण बी सी ए, बी सी ए। ठीक है, और कौन सा कोण बचा? ये वाला कोण बचा। इसका नामकरण क्या हो जाएगा? सी ए बी या फिर बी ए सी। दोनों में से कोई भी नाम लेंगे, एक ही बात है। कोण बी ए सी बन तो ए पे ही बिंदु पे रहा है, या सी ए बी, बीच में ए ही आ रहा है ना। इसकी साइड वाला बी या सी बाद में लिखेंगे, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बी ए सी, तो कोण हमारा क्या हो गया? कोण बी ए सी। इसे हम कोण सी ए बी भी कहते हैं, तब भी बात है कि इसी कोण की चर्चा हम कर रहे होंगे। तो हमारे त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं और 3 ही अंतःकोण होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसका? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? त्रिभुज के तीनों अंतःकोण, अंतःकोणों
का योग कितना होता है हमारा 180 अंश। यानी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। यानी कहने का मतलब है कोण 1 2 3 ये तीनों कोण अगर हम जोड़ दें, तीनों कोण जोड़ दें तो उनका मान हमारा कितना आएगा 180 अंश। चाहे कोण किसी भी तरीके का हो, चाहे कोण इस तरीके से हो, ठीक है, चाहे कोण इस तरीके से हो, किसी भी प्रकार का कोण है, किसी भी तरीके की आपकी बंद आकृति है, तीन भुजाओं से घिरी हुई यानी त्रिभुज है, तो उसका योग हमारा हमेशा 180 अंश ही आएगा। आप इसे सिद्ध करने के लिए आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तीन आप त्रिभुज बनाइए, अलग अलग माप के बनाइए और तीनों ही त्रिभुजों के अलग अलग कोणों को नापिए और त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़कर देखिए। आप जब जोड़ेंगे तो पाएंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारा किसी प्रकार का ही बना हो लेकिन उसका योग 180 अंश ही आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमें याद होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अब हम पढ़ेंगे त्रिभुजों का वर्गीकरण। त्रिभुजों का वर्गीकरण। वर्गीकरण में समझेंगे कि त्रिभुज जो है कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाम क्या हैं। तो देखिए त्रिभुजों का वर्गीकरण होता है वो दो प्रकार से होता है, यानी उसके आधार दो हैं। यानी त्रिभुजों का वर्गीकरण दो आधारों पे किया जाता है, एक तो कोणों के आधार पर और एक भुजाओं के आधार पर। ठीक है, तो त्रिभुजों का वर्गीकरण किसके दो आधारों पे किया जाता है, एक तो भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, और दूसरा होता है हमारा कोणों के आधार पर। ठीक है, यानी त्रिभुजों का वर्गीकरण हमारा किन किन आधारों पर होता है, एक तो भुजाओं के आधार पर और एक कोणों के आधार पर। तो बात आती है पहले भुजाओं के आधार पर चर्चा करेंगे। तो भुजाओं के आधार पर कौन कौन से होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। और कोणों के आधार पर कौन कौन होते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। यानी कहने का मतलब भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला भुजाओं के आधार पर बात करेंगे तो भुजाओं की बात करेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा हमारा विषम बाहु। यानी भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार कोणों के आधार पर हमारा जो है त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण। जैसे समझ लीजिए त्रिभुजों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है, एक तो भुजाओं के आधार पर और एक कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज,
समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब हम बारी बारी से प्रत्येक के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। तो सबसे पहले क्या करें, हम ये कल्पना करें कि त्रिभुज जो है किस प्रकार के बनाए जा सकते हैं भुजाओं के आधार पर। तो हम जब पाएंगे तो त्रिभुज तीन तरीके से बनाए जा सकते हैं। तीन ही कंडीशन होंगी जब हम त्रिभुज भुजाओं के आधार पर बनाएंगे, तो तीन ही कंडीशन होंगी। क्या कंडीशन होगी? पहली कंडीशन तो ये होगी कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो। क्या हो? तीनों भुजाएं बराबर। यानी एक ऐसा त्रिभुज बना सकते हैं ना जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। अब यहां देखिए PQR कैसा त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं हमारी बराबर है। यानी PQ बराबर है QR के और QR बराबर है PR। ये कंडीशन हो सकती है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो। भाई त्रिभुज बना रहे हैं तो ये तो कंडीशन हो सकती है कि नहीं हो सकती है कि तीनों भुजाएं बराबर हो, तो इस तरीके का त्रिभुज बनेगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं ना बराबर होके ऐसा हो कि शायद एक भुजा बराबर ना हो। यानी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर ना होके उसकी दो भुजाएं बराबर हो और एक भुजा बराबर ना हो, तो क्या कंडीशन हो सकती है? दूसरी कंडीशन कि दो भुजाएं बराबर हो। और तीसरी अलग माप की हो, यानी डिफरेंट। तीसरी डिफरेंट हो। ये तो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन क्या हो सकती है? तीनों भुजाएं बराबर हो। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दो भुजाएं बराबर हो, तीसरी अलग माप की हो। ठीक है, यानी उसका माप अलग हो लेकिन दो भुजाएं हैं वो सेम माप की हैं, समान नाप की हैं। दूसरी कंडीशन हो गई, यानी इसमें त्रिभुज कैसा बनेगा? देखिए इस तरीके से ABC, यानी AB और AC तो बराबर है सिर्फ, पर BC के बराबर नहीं है। AB बराबर है AC के, यानी AB और AC ये दो भुजाएं बराबर हैं और तीसरी हमारी कैसी है? बिल्कुल अलग है। ये कंडीशन हो सकती है। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? तीसरी कंडीशन हो सकती है भाई पहले तीन भुजाएं बराबर थी, फिर दो भुजाएं बराबर हैं, और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि कोई भी भुजा बराबर नहीं है, यानी कोई भी भुजा बराबर नहीं, भुजा बराबर नहीं, यानी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं। यानी इस तरीके से भी तो कुछ हो सकता है। देखिए ABC, इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की हैं कि नहीं है? AB अलग नाप लग रहा है, BC का अलग नाप है, AC का अलग नाप है। तो इस तरीके से भी त्रिभुज बन सकता है। इसके अलावा चौथी कोई कंडीशन नहीं है जिसके आधार पर वो त्रिभुज बनाया जा सके। तो इसी तीनों ही कंडीशनों के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं और तीनों का नामकरण अलग अलग है। तो जब तीनों ही भुजाएं बराबर हैं, यानी कहने का मतलब तीनों भुजाएं बराबर यानी समान, एक दो तीन ही भुजाएं होती हैं, तीनों समान है, यानी समान भुजाओं के हैं, तो इसका नामकरण हो गया समबाहु त्रिभुज।
कि नहीं है? समबाहु समान बाहें समान भुजाएं हैं तो हमारा त्रिभुज हो गया समबाहु त्रिभुज। अब इसमें क्या कंडीशन थी? इसमें दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं द्वि, तो क्या द्वि और सम माने समान, तो इसका नामकरण क्या होगा? सम द्विबाहु। समझ में आएगा? सम माने समान, द्वि माने द्वय और बाहु माने भुजाएं, यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर हो वो सम द्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और तीसरी कंडीशन में क्या है? कोई भी भुजा बराबर नहीं है, यानी सब विषम है, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा? विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, समझ में आया? भुजाओं के आधार पर हमारे त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब तीनों के बारे में हमने जान लिया कौन कौन से त्रिभुज होते हैं और कुछ विशेषताएं भी इनकी जाने। देखिए समद्विबाहु, ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की विशेषता पहली क्या होती है? तीनों भुजाएं बराबर हैं, यानी तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब इसके तीनों कोण भी बराबर होंगे। अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो उसके सामने वाले तीनों कोण भी बराबर होंगे, यानी ये भुजा बराबर है इसके, ये भुजा बराबर नहीं, आपस में तीनों भुजाएं बराबर है, आपस में तीनों कोण ये बराबर होंगे। तो इसका मतलब तीनों कोण बराबर होंगे, यानी इसमें क्या होगा? तीनों कोण बराबर होंगे। ठीक है, यानी समबाहु त्रिभुज में क्या होगा? तीनों कोण बराबर होंगे। नंबर 2, जब तीनों कोण बराबर होंगे तो ये बताइए ये कोण कितने अंश का होगा, ये कोण कितने अंश का होगा, ये कोण कितने अंश का होगा? देखिए जब त्रिभुज के तीनों अंता कोणों का हमने योग जानते हैं कितना होता है? 180 अंश। कितना होता है? 180 अंश। और तीनों कोण बराबर है, इसका मतलब इसे 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो आएगा 60 अंश, यानी ये भी 60 अंश, ये भी 60 अंश, ये भी 60 अंश, जोड़ लो 60 60 60, जब 60 60 60 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 180 अंश आएगा, यानी प्रत्येक कोण कितने का हो जाएगा? 60 अंश का, प्रत्येक कोण 60 अंश। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की हम विशेषताएं जान रहे हैं। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, क्योंकि भुजाएं बराबर हैं तीनों, तो कोण भी बराबर होंगे, सिंपल सी बात है। और तीसरा क्या है? जब तीनों कोण बराबर हैं तो प्रत्येक कोण हमारा क्या होगा? 60 अंश का होगा। ये दो इसके पॉइंट हैं जो इसी से निकल के आए हैं। ठीक है, अब इस पर आते हैं अगले। इसमें क्या है? दो भुजाएं बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इसमें AB और AC, AB और AC। जब ये भुजा बराबर है, इसके सामने कोण क्या है? ये, और इसके सामने कोण कौन सा है? ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इसके सामने के भी कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। यानी किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उसके आमने सामने के कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब है AB और AC बराबर है, तो ये और ये कोण बराबर होंगे, यानी कोण ABC। तो पहला पॉइंट क्या निकल के आया? कोण ABC बराबर होगा कोण ACB के। ठीक है, दैट्स क्लियर। AB और AC बराबर है, इसलिए AB के सामने का कोण ये ACB, और B के सामने कोण, B के सामने कोण ये है, और ये AB के सामने कोण C है, और AC के सामने कोण B है। तो कोण ABC और ACB हमारा कैसा होगा? बराबर होगा। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज की बात करें इसमें, तो विषमबाहु त्रिभुज में देखिए इसमें जो है BC भुजा सबसे बड़ी लग रही है। इस त्रिभुज में AB भुजा सबसे छोटी, यानी AB से बड़ी कौन सी है? AB से बड़ी लग रही है AC, और AC से बड़ी BC लग रही है। ठीक है, यानी सबसे छोटी AB, फिर AC और फिर BC। ठीक है, AB से बड़ी AC और AC से बड़ी BC। इसी प्रकार कोणों का क्रम होगा। AB के सामने कोण है ACB, यानी कोण ACB इज लेस देन AC के सामने का कोण
कोण ए बी सी, कोण ए बी सी। इसी प्रकार बीसी, बीसी के सामने कोण बी ए सी। तो कहने का मतलब है त्रिभुज में जो भुजा बड़ी होगी उसके सामने का कोण बड़ा, और त्रिभुज में जो छोटी भुजा होगी, छोटी भुजा ये है तो इसके सामने का कोण भी कैसा होगा, छोटा, और बड़ी भुजा ये है तो इसके सामने का कोण भी क्या होगा, बड़ा। इस क्रम में त्रिभुज की भुजाएं होंगी, उसी क्रम में त्रिभुज के कोण हमारे होंगे। तो हमने भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार जाने। त्रिभुजों के प्रकार तीन होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, और तीनों के बारे में हमने समझा। इस प्रकार अगर हम समबाहु त्रिभुज की परिभाषा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये हमारी क्या हो गई, समबाहु त्रिभुज की परिभाषा। इसी प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे हम, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो तथा तीसरी भुजा किसी अन्य माप की हो, अन्य माप की हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते। इसी प्रकार विषमबाहु त्रिभुज, जब हम त्रिभुजों के तीनों प्रकार समझ चुके हैं तो हमें परिभाषा याद करने में, समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जो हमने समझा उसी को शब्दों में लिख रहे हैं, शब्दों को एक क्रमबद्ध रूप से पिरो रहे हैं, और क्रमबद्ध रूप से पिरो देते हैं, वही हमारी परिभाषा कहलाती है। विषमबाहु त्रिभुज की क्या परिभाषा बन जाएगी, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हों उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते। ये हमारी त्रिभुज की जो त्रिभुज के तीन प्रकार हैं भुजाओं के आधार पर,
उनकी ये हमारी परिभाषाएं होगी, यानी समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं वो समबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं तीसरी अलग है वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, और जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं वो हमारा विषमबाहु त्रिभुज। और अब हम पढ़ेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। तो कोणों के आधार पर त्रिभुजों कितने प्रकार होंगे, देखिए कितनी संभावनाएं बन सकती हैं। देखिए सबसे पहली संभावना बनेगी, इसमें हमें क्या ध्यान देना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, यानी किसी भी दशा में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश से अधिक नहीं हो सकता। तो पहली संभावना क्या है, पहली संभावना यह है कि त्रिभुज के तीनों कोण कैसे हो, न्यून कोण। कैसे हो, तीनों कोण न्यून कोण। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि एक कोण कैसा हो, समकोण। एक कोण समकोण। जब एक कोण समकोण हो जाएगा तो सीधी सी बात है बाकी के दोनों कोण कैसे होंगे, न्यून कोण होंगे। ठीक है, और तीनों कोण न्यून कोण। तो इस कंडीशन में क्या है, इस तरीके कंडीशन में कोई त्रिभुज बन रहा है तो इसमें क्या है, इसके त्रिभुज के तीनों कोण कैसे हैं, ये हमारे न्यून कोण। दो कंडीशन हमारे समझ में आई, तीनों कोण न्यून कोण हो सकते हैं, या फिर हो सकता है उसका एक कोण समकोण हो, जैसे ये कोण है हमारा समकोण 90 डिग्री का। ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है। और तीसरी कंडीशन हो सकती है कि एक कोण कैसा हो, अधिक कोण हो। एक कोण कैसा हो, अधिक कोण। जब एक कोण अधिक कोण होगा तो सिंपल सी बात है बाकी के दोनों कोण भी हमारे न्यून कोण होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ए बी सी। देखिए यहां पे ये अधिक कोण है, यानी जो कोण 90 अंश से अधिक का होता है उसे बोलते हैं अधिक कोण। 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं, 90 अंश का कोण होता है उसे समकोण बोलते हैं। 90 अंश के कोण से क्या है, ज्यादा है, 90 अंश से ज्यादा अधिक कोण, और 90 अंश से कम वो कहलाता हमारा न्यून कोण। कोणों के बारे में हम पहले जान चुके हैं, 90 अंश से कम कोण को 90 कोण, 90 अंश के कोण को समकोण, और 90 अंश से ज्यादा के कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। तो पहली कंडीशन ए बी सी, इसमें क्या हमारे तीनों कोण कैसे हैं, न्यून कोण। तीनों कोण कैसे हैं, न्यून कोण। ये संभावना है पहली संभावना कि तीनों कोण न्यून कोण है। जब तीनों ही कोण न्यून कोण है तो उसे हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। ठीक, दूसरे में क्या है, ये कोण समकोण है, ये 90 डिग्री का है, तो इस प्रकार का त्रिभुज होता है, इसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में खास बात क्या होती है, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा, समकोण त्रिभुज ये है, ये कोण ये बनना है, तो उसके सामने वाली भुजा ये है, यानी पी क्यू आर अगर ले लें इसे, नामकरण आप अपने मर्जी से कर सकते हैं, ए बी सी डी पी क्यू आर, जो भी इच्छा है वो आप कर सकते हैं।
कोई जबरदस्ती नहीं है कि मैं PQR ले रहा हूं, आप भी PQR ही कहिए, ABCD ले सकते हैं, काका का ले सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके सामने की भुजा कौन सी है, PR। तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसके सामने की भुजा कहलाती है हमारी, क्या कहलाती है, कर्ण। कर्ण कहती है, कर्ण कहलाती है। और जो बाकी की दो भुजाएं हैं वो वाला कहलाती हैं, क्या कहलाती है हमारी, एक लंब कहलाती है तो दूसरी आधार कहलाती है। यानी सिंपल सी बात है, हम नीचे वाली भुजा को क्या नॉर्मली आधार मानते हैं, और जो लंब की तरह खड़ा है, लंबी लंबी भुजा ऐसी दिख रही, लंब खड़ा है, तो इसे हम बोलते हैं लंब, ठीक है। लंबवत खड़ा है ना, ये वाली भुजा लंबवत खड़ी, इसके ये बेस पे है, जमीन पर नीचे दिखाई दे रहा है, तो बेस पर है तो ये आधार कहलाएगी। और ये हमारी लंबी लंबी सी एक लंबवत खड़ी है 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, इसे हम बोलेंगे लंब, ठीक है। और तीसरा हमारा है ये अधिक कोण त्रिभुज। तो जब त्रिभुज का एक कोण हमारा क्या है, ये कोण ABC, कोण ABC हमारा अधिक कोण है, ठीक है। तो नेचुरल सी बात है, बाकी के दोनों कोण कैसे होंगे, हमारे न्यून कोण होंगे, ये समझने वाली बात है। अधिक कोण त्रिभुज में एक अधिक कोण है तो बाकी के न्यून कोण होंगे, और इसी प्रकार समकोण त्रिभुज में एक 90 है तो बाकी के दोनों कोण कैसे होंगे, न्यून कोण होंगे। क्योंकि भाई 90 अंश का ये तो 90 अंश का ये तो हो नहीं जाएगा, 90 90 180 हो गया तो ये कहां जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब अगर ये 90 है तो ये 89 होगा, तो ये 1 डिग्री तब भी हो सकता है। और त्रिभुज में ऐसा तो है नहीं कोई कोण जो 0 डिग्री का बन जाएगा, 0 डिग्री का तो कोण हो ही नहीं सकता, किसी भी एंगल में 0 डिग्री का कोण नहीं हो सकता। देखिए बिल्कुल छोटा होगा तो ये जाएगा, तो ये अगर मान लो 1 डिग्री भी बनना है तो ये त्रिभुज बनेगा। अगर बाई चांस ये वाली भुजा है और इसी पर ये भुजा आ गई, त्रिभुज का बनना फिर तो एक लाइन हो गई, इसी पर दूसरी लाइन हो गई, बेस खत्म हो गया, तो ये हमारा कहां, ये त्रिभुज का निर्माण हमारा नहीं हो रहा है। यानी कम से कम इसमें छोटा सा भी कोण क्यों ना हो, कोण होना चाहिए, 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर 1 डिग्री का कोण है तब भी ये न्यून कोण कहलाएगा, 89 डिग्री का कोण है तब भी ये न्यून कोण कहलाएगा। यानी एक समकोण त्रिभुज में बाकी के दोनों कोण क्या है, हमारे न्यून कोण ही होंगे। जब समकोण त्रिभुज में बाकी के दोनों न्यून कोण है, अब इसमें तो एक अधिक कोण हो गया, 90 से भी ज्यादा हो गया, तो सिंपल सी बात है ये दोनों कोण भी कैसे होंगे, 90 अंश से कम ही होंगे, और बाकी के दोनों कोण हमारे न्यून कोण होंगे। अब हम तीनों त्रिभुजों की परिभाषा लिखेंगे, जो कि हमने अभी कोणों के आधार पर समझी थी। तो जिसमें पहला प्रकार था न्यून कोण त्रिभुज। हम समझ चुके हैं तीनों प्रकार के त्रिभुजों को, तो हमें परिभाषा को समझने में और लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। अब न्यून कोण त्रिभुज है तो सिंपल सा, जो समझा उसी को लिखना है। वह त्रिभुज जिसके तीनों अंतः कोण, अंतः के अंदर बनने वाले कोण न्यून कोण हों, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज की बात करेंगे तो क्या परिभाषा बनेगी हमारी, वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण, समकोण का मतलब 90 अंश का, समकोण का मतलब 90 अंश का समकोण हो, वह त्रिभुज
समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज कहलाता। तीसरे प्रकार का हमारा त्रिभुज था अधिक कोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता। जो भी हमने पढ़ा है उससे हम एक बार समराइज कर लें। तीन भुजाओं से घिरी हुई सरल बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज हमारे भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज हमारे समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। उसी प्रकार कोणों के आधार पर हमारे त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज हमारे होते हैं। त्रिभुज भुजाओं के आधार पर जब चर्चा करेंगे तो त्रिभुज में तीन कंडीशन बनती हैं। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों या दो भुजाएं बराबर हों या एक भी भुजा बराबर ना हो। जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। दो भुजाएं बराबर होंगी, तीसरी अलग नाप की होगी तो वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और तीनों भुजाएं हमारी अलग अलग माप की हैं तो वो हमारा विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। उसी प्रकार जब कोणों के आधार पर बात करेंगे तो त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण हमारे न्यून कोण हो वो हमारा न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। अगर एक कोण समकोण है तो वो त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अगर किसी त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण है तो हमारा अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें जिससे और भी बच्चे इस वीडियो का लाभ ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।